नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द जीएस फाउंडर पर। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग जहां पे भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। जैसा कि मैंने बोला था कि आप लोगों के बीच अब दुनिया के जितनी भी इम्पोर्टेंट संगठन हैं या ऑर्गेनाइजेशन हैं, उससे रिलेटेड एक वीडियो लेकर के आऊँगा और उसमें हम लोग डेली एक संगठन के बारे में, एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानेंगे। अधिकतर ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड भी प्रश्न जो हैं आप लोगों को जीके के स्तर पे या यूँ कहें जनरल स्टडीज़ के स्तर पे देखने को मिलता है। तो वही जो है कि हम लोग इस सेशन में क्या आने वाले कई सेशंस में पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में? तो ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। ठीक, ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे या यूं कहें संगठन के बारे में हम लोग आने वाली कई सेशंस में कंप्लीट करेंगे, जितने भी दुनिया के इम्पोर्टेंट संगठन हैं या फिर ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इसी क्रम में आज जो मैं पहला लेकर के आया हूँ, पहला ऑर्गेनाइजेशन जो है वह अपने आप में ही बहुत इम्पोर्टेंट है। उसी को आज हम लोग कवर करेंगे आज की वीडियो में, आज की क्लास में। ये जो संगठन है इसका नाम है यूएनओ। इसका नाम आप लोगों ने सुना होगा। बेसिकली इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो इसकी फुल फॉर्म है। यह संगठन अपने आप में ही बहुत इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण संगठन है। हिंदी में कहें तो हिंदी में इसको संयुक्त राष्ट्र संघ के नाम से जाना जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक, संयुक्त राष्ट्र संघ के नाम से इसे जाना जाता है। और इस नाम को, ये जो नाम है संयुक्त राष्ट्र, तो संयुक्त राष्ट्र नाम जिस व्यक्ति ने दिया था वह आपके अमेरिका के राष्ट्रपति थे, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट या डी रूजवेल्ट के नाम से जाने जाते हैं। तो उन्होंने ही ये नाम, संयुक्त राष्ट्र नाम उन्होंने ही ये दिया था। और यह तब की बात है, यह संगठन तब अस्तित्व में आया जब आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। ठीक, सेकेंड वर्ल्ड वॉर अपनी समाप्ति की ओर था और जो एलाइज थी आपकी यूएसए, यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, रसिया, इनकी जो एलाई थी, इन लोगों ने ही सर्वप्रथम इस संगठन के बारे में एक तरीके से चर्चा किया था। एक ऐसा संगठन होना चाहिए जो कि पूरे वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स को टैकल करे, देखे। तो इन तीन देशों ने एक तरीके से इसकी शुरुआत की थी मॉस्को घोषणा पत्र के द्वारा। ठीक, मॉस्को डिक्लेरेशन के द्वारा 1943 में इसकी तरीके से नींव डाली जा रही थी। ठीक, इसका आधार तैयार किया जा रहा था। इससे पहले भी, यानी जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था और 1918 में जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होता है, तो उसके बाद 1919 में वर्साई की संधि के बाद एक ऐसा ही संगठन बनाया जाएगा जिसे लीग ऑफ नेशंस के नाम से जाना जाता है। लेकिन लीग ऑफ नेशंस को फेलियर माना जाता है। ठीक, ऐसा माना जाता है कि लीग ऑफ नेशंस फेल कर गया था, क्योंकि उसके होने के बावजूद भी क्या हुआ, आने वाले समय में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी। हाँ, द्वितीय वर्ल्ड वॉर हुई थी। लेकिन द्वितीय वर्ल्ड वॉर होने के बाद या द्वितीय विश्व युद्ध के हो जाने के बाद एक ऐसा संगठन बनाना जरूरी हो गया था जो कि भविष्य में ऐसा वॉर न होने दे। ठीक, देशों के बीच में क्या कहे, समन्वय बना करके चले। तो यह थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड हो गया। अब देख लेते हैं इसकी स्थापना कब होती है। तो इसकी स्थापना 1945 में होती है। यूएनओ की स्थापना 1945 में होती है। और वर्तमान में अगर बात करें तो वर्तमान में इसमें 193 देश सदस्य हैं। जहां तक मेरी जानकारी है अभी इसमें इतने ही सदस्य हैं, 193। ठीक, इसके साथ साथ इसका जो मुख्यालय है, मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क में पड़ता है। कहाँ? न्यूयॉर्क में। और न्यूयॉर्क आपका यूएसए में है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में न्यूयॉर्क
पड़ता है। ठीक, इसके साथ साथ ये जो काम करता है तो ये अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, ठीक, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सुरक्षा की बात करता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सुरक्षा बनाए रखने की बात करता है। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करता है। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करता है, साथ में ही जो है ये मानव अधिकारों की रक्षा की बात करता है। ठीक, मानव अधिकारों की रक्षा की बात करता है, ह्यूमन राइट्स की बात करता है। ठीक, मानव अधिकारों की रक्षा हो, जो बेसिकली इसका काम है, किसका, यूएनओ का। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, मानव अधिकारों की सुरक्षा, ठीक, मानवीय सहायता पहुंचाना, इसके बहुत सारे अब संगठन भी बन गए हैं जो कि यूएनओ के अंतर्गत ही आते हैं। तो मानवीय सुरक्षा पहुंचाना, अब इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा कोई देश जहां पे किसी प्रकार का नेचुरल डिजास्टर आ गया है या फिर किसी प्रकार की महामारी फैल गई है, तो वहां के जो मानव हैं या इंसान हैं उनके लिए सुरक्षा की व्यवस्था करना, उनके लिए सुरक्षा पहुंचाना। तो यह कुछ चीजें हैं जो इसका यूएनओ क्या करता है, काम करता है। अब तो बहुत सारे इसके ग्रुप बन गए हैं जो कि सब ग्रुप कह सकते हैं या सब ब्रांच कह सकते हैं। जैसे आप यूनिसेफ को ले लीजिए, यूनिसेफ हो गया, यूनेस्को हो गया, यूनेस्को हो गया। ठीक, इसके साथ साथ आपका WHO भी एक तरीके से इसी का पार्ट है, IMF भी इसी की बात सुनता है। तो इस तरीके से ऐसे बहुत सारे इसके पार्ट हैं। ठीक, लेकिन हम जो इसके मेन 5 प्रमुख, यानी जो सेकेंड नंबर पे आती हैं यूएनओ के बाद, या इसी की सब ब्रांचेज हैं 5, उनके ऊपर आज चर्चा करने वाले हैं। ठीक, उसी को देखने वाले हैं। तो इसके बहुत सारे ब्रांचेज आ गए हैं, सभी के ऊपर हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग जरूर देख लेंगे। तो यह कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, किससे रिलेटेड, यूएनओ से रिलेटेड, उसके ओरिजिन से रिलेटेड, वह क्या काम करता है और किसके द्वारा यह नाम दिया गया था और क्यों इसकी स्थापना हुई थी। ठीक, तो क्यों हुई थी, दुनिया को युद्धों से बचाने के लिए या किसी विध्वंसक युद्धों से बचाने के लिए। आगे देखते हैं, आगे चीजों को कवर करते हैं। तो इस यूएनओ को जो है बेसिकली 4 से 5 पार्ट में बांटा गया है। तो उन 5 से 6 पार्टों को हम लोग देखेंगे। ठीक, चलिए इसको थोड़ा सा मैं रब कर देता हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को क्लास समझ में आ रही होगी। जहां कहीं में भी आपको डाउट फील हो तो जरूर कमेंट करके मुझे बताइएगा। ठीक, कमेंट करके मुझे बताइएगा, फिर इसको हम लोग आगे कवर करेंगे, बताएंगे। तो बेसिकली ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसके भी सब ब्रांचेज हैं। तो पहला आपका आता है महासभा, जिसको हम लोग बोलते हैं महासभा। उसके बाद आपका आता है सुरक्षा परिषद, सुरक्षा परिषद। उसके बाद आपका आता है सामाजिक और सामाजिक और आर्थिक परिषद। ठीक, सामाजिक और आर्थिक परिषद। ठीक, परिषद और आर्थिक परिषद। उसके बाद आपका आता है न्यासवाद या ट्रस्टीशिप, न्यासवाद को ट्रस्टीशिप भी कहते हैं। अब इसका यूएनओ में औचित्य नहीं रह गया है, आपका जो ट्रस्टीशिप है उसका औचित्य नहीं रह गया है। उसके बाद आता है आपका अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। और लास्ट में आते हैं इसके तरीके से, जहां पे इसकी बैठक होती है, जिसे हम लोग सचिवालय के नाम से जानते हैं। किस नाम से, सचिवालय के नाम से जानते हैं। इसको भी लिख ही देता हूं, सचिवालय।
ठीक, तो 1 2 3 4 5 6, तो बेसिकली 6 ब्रांचेज हैं इसकी, यूएनओ की, संयुक्त राष्ट्र संघ की। अब इस महासभा में दुनिया भर के सभी देश शामिल होते हैं। ठीक, 193 के 93 देश इसमें शामिल होते हैं। महासभा को हम इंग्लिश में जनरल असेंबली के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं हम लोग इसको? जनरल असेंबली के नाम से जानते हैं। ठीक, सुरक्षा परिषद को हम लोग सिक्योरिटी काउंसिल के नाम से जानते हैं, सिक्योरिटी काउंसिल के नाम से जानते हैं। तो महासभा में ऑलमोस्ट 193 से देश शामिल होते हैं, और इसमें जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वह, एक तो इसको हम लोगों ने देख लिया कि महासभा में 193 देश शामिल होते हैं। दूसरा ये जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका ये इंपॉर्टेंट है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। ठीक, तो ये जो सुरक्षा परिषद है इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो सुरक्षा परिषद में बेसिकली क्या होता है कि टोटल टोटल 15 देश होते हैं। ठीक, टोटल 15 देश होते हैं। एक होते हैं स्थायी, स्थायी, और एक है अस्थायी, टेम्पोरेरी एंड परमानेंट, ऐसे आप लोग कह सकते हैं। ये टेम्पोररी है और ये परमानेंट है, ये अस्थाई लिखा हुआ है। तो जो अस्थाई देश है उसमें आपका जो इसके क्या कह सकते हैं, इसके फाउंडर मेंबर्स जो कंट्री थी उसमें आपका अमेरिका हो गया, अमेरिका, देन रूस, देन आपका इंग्लैंड, इंग्लैंड, और उसके बाद आपका चीन, एंड देन फ्रांस। ये 5 मेंबर जो हैं वो क्या हैं? स्थायी सदस्य हैं। बाकी अस्थायी सदस्य जो होते हैं इनको 2 वर्षों के लिए चूज किया जाता है। ठीक, इनको 2 वर्षों के लिए चूज किया जाता है। वर्तमान में इसमें मोजाम्बिक है और जापान है, इसके साथ साथ आई थिंक इटली वगैरह, इटली भी है। जो देश हमें अभी याद आ रहे हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो यही 2-3 मुझे फिलहाल याद है। तो अस्थाई वाले जो हैं वो क्या होते हैं, लगातार चेंज होते रहते हैं। शायद भारत भी है। भारत जो है अब तक 8वीं बार जो है अस्थाई मेंबर बन चुका है इसका, किसका? सिक्योरिटी काउंसिल का। सिक्योरिटी काउंसिल का भारत 8वीं बार अस्थाई मेंबर बना हुआ है। ठीक, अब क्या है कि ये दो, इनकी नियुक्ति 2 वर्षों के लिए होती है, और जैसे ही 2 वर्ष कंप्लीट होता है तो ये इनको हटा दिया जाता है, फिर इनकी जगह कोई और देश आ जाता है। ये ऐसे चक्र में घूमता रहता है लगातार। ठीक, और ये जो हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट देश माने जाते हैं। इनको हम सुपर पावर कहते हैं एक तरीके से, सुपर पावर कंट्रीज हैं, सबसे पावरफुल कंट्रीज इनको कहा जाता है। इनको सुपर पावर हैं, ये सर्वशक्तिमान हैं। ठीक, क्योंकि इनके पास वीटो वीटो पावर होती है। वीटो करने का मतलब इनके पास ऐसी शक्ति होती है, किसी भी मसले को रोक सकते हैं। ठीक, किसी भी मसले को, मतलब किसी भी मसले पे या किसी भी बात पे वोटिंग कराई जा रही है, उसको अगर चार चार एग्री हैं उस पे और एक डिसएग्री है, तो वो वीटो अगर कर देगा तो मसला मान लिया जाएगा कि ठंडे बस्ते में चला गया। ठीक, कोई में से, मतलब मान के चलिए इन देशों में से कोई भी अगर वीटो करता है, तो जिस मसले पे जो मसला आया हुआ है उस असेंबली में, तो अगर चारों में से, पांचों में से कोई भी अगर एक वीटो कर देगा तो मसला समझ लीजिए उस रोक दिया जाएगा। ठीक, तो अधिकतर अधिकतर यही होता है कि अगर भारत से रिलेटेड कोई मसला वहां पे जाता है जिसमें भारत को फायदा होने वाला होता है, तो भारत और चीन क्या है? प्रतिद्वंदी है। ठीक, हम लोग पड़ोसी तो हैं ही, लेकिन साथ में हम लोग क्या हैं? प्रतिद्वंदी है। तो चीन क्या करता है? उसको वीटो ऑलवेज कर देता है, और रसिया भारत के सपोर्ट में रहता है। ठीक, अब ये सामाजिक और आर्थिक परिषद है। उम्मीद है कि मैंने ये आपको समझा दिया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो प्लीज आप लोग जरूर पूछिएगा। ये सामाजिक और आर्थिक परिषद जो है, इसका संबंध समझ ही रहे होंगे। ठीक, इकोनॉमिकल और वर्ल्ड लेवल पे जो सोसाइटीज की कंडीशन है या समाज की जो कंडीशन है उससे ये रिलेटेड है, उस पर ये डील करता है। और जो ये न्यास परिषद है, इसको न्यास परिषद बोलते हैं। तो यह क्या था? यह उस समय की बात है जब
तीसरी दुनिया के देश आजाद हो रहे थे, यानी 1945 से लेकर के 1950-55 तक बहुत सारे देश आजाद हुए, तो उनकी इकोनॉमिकल या आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। ठीक, तो क्या था कि जो सुपर पावर कंट्रीज थी उनको उनकी देख रेख करना था, तो उनकी एक तरीके से क्या कह सकते हैं हम लोग, गोद लेना कह सकते हैं ऐसी कंट्रीज को जो क्या कह सकते हैं अभी नई नई आजाद हुई हैं और अपनी अर्थव्यवस्था को ठीक से नहीं चला पा रही हैं, वहां पे किसी भी प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो उन छोटे देशों को या नए आजाद देशों को ऐसे देश गोद लेते थे और वहां की स्थिति को ठीक करने का प्रयास करते थे। तो इसी को एक तरीके से ट्रस्टीशिप या न्यासवाद परिषद के नाम से जाना गया, और यह अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है। अब जितने भी देश आपके जनरल असेंबली में शामिल हैं, उन देशों के बीच में अगर कोई मुद्दा होता है या कोई प्रॉब्लम होती है तो वह यहाँ पे जा सकते हैं। ठीक, कहाँ पे है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय, वो कहाँ पे है, ये कई बार पेपर में आ चुका है, तो यह है हेग में। हेग जो है यह पड़ता है आपका स्विट्जरलैंड में। ठीक, कहाँ पड़ता है, स्विट्जरलैंड में। तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे है, हेग में, और सचिवालय जो है आपका न्यूयॉर्क में ही है। सचिवालय जो है वो न्यूयॉर्क में ही है, और जो वर्तमान में सचिव हैं वो एंटोनियो गुटारेस हैं। कौन है, एंटोनियो एंटोनियो देखिए लिख रहा हूं, अगर इसमें कुछ मिस्टेक हो तो फिर क्षमा प्रार्थी हूं उसके लिए। एंटोनियो गुटारेस, एंटोनियो गुटेरेस। तो यह है, कौन है, ये वर्तमान में सचिव हैं, एक तरीके से यूएनओ के महासचिव हैं, और सचिवालय में बैठ करके सारे डिसीजन ये लेते हैं एक तरीके से। तो यह कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट या फैक्ट्स हो गया आपका यूएनओ से रिलेटेड, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को मैं यह समझा पाया हूँगा, और अगर कहीं पे भी लगता है कि सर गलत हैं या कोई ऐसा पॉइंट मैंने जो गलत बोला हूँ, तो आप लोग प्लीज उसे करेक्ट कीजिएगा। बाकी जहां तक मुझे क्या कह सकते हैं कि उम्मीद है कि मैंने सब कुछ सही पढ़ाया, कुछ गलत नहीं है इसमें। बाकी थोड़ा सा क्रॉस चेक जरूर करना चाहिए, चाहे टीचर से पढ़ें या किसी फ्रेंड से आप लोग पढ़ें, क्रॉस चेक जरूर कीजिए, कई बार टीचर्स भी गलत होते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी, बिना किसी परेशानी की ये चीज समझ में आ गया होगा यूएनओ के बारे में। ठीक, और ये 5 चीजें, महासभा, परिषद, सुरक्षा परिषद, सामाजिक आर्थिक परिषद, न्यास, अंतर्राष्ट्रीय सचिवालय, यही इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी क्या कह सकते हैं, महासचिव को याद कर लीजिएगा, इसका मुख्यालय कहाँ पे उसको याद कर लीजिएगा, दैट्स ऑल। और थोड़ा सा सुरक्षा परिषद के बारे में देख लीजिएगा, दैट्स ऑल। इससे ज्यादा कुछ इसमें नहीं देखना है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। सो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं इसी तरह। अब अगली वीडियो कल लेकर के आऊँगा, और साथ में जुड़े रहिए। और साथ में ये भी कहूँगा कि अगर आप लोग जो है कि करंट अफेयर की क्लास में इंटरेस्टेड है, मैं तो यहाँ पे लेके आऊँगा ही, तो आप लोग मुझे अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हैं। आप ये कोड यूज़ कीजिए और अनअकैडमी पे मुझे ज्वाइन कीजिए। ठीक, SSUPPSC। ठीक, तो वहाँ पे भी आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आप लोग मुझसे पढ़ सकते हैं। सो इसी के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ अब आज की क्लास को विराम दूंगा और मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।